हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतांक और ये आपका मॉर्निंग सेशन है फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। अगले 10 से 15 मिनट में हम जल्दी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। डिजिटल टैक्सेशन, यूएस रिटेलिएशंस अगेंस्ट इंडिया। नाउ आप सब लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को, आप लोगों में से पता होगा कि ई कॉमर्स के बिजनेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नए नए टूल्स और ट्रिक्स डेवलप कर रही है ताकि उन्हें टैक्स लायबल बनाया जा सके। बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं, कंपनियां हैं जो कि इंटरनेट का फ़ायदा उठा के इंडिया में रजिस्टर भी नहीं होती हैं, इंडिया के बाहर से ही काम कर लेती हैं और टैक्स लाइबिलिटी से बच जाती हैं। इनको देखते हुए इंडिया हमेशा हमेशा कोई ना कोई चीज़ अपडेट करता रहता है। एक बार आपको बताया, इंडिया पहले मैट लेके आया ताकि वो कंपनियां जो कि टैक्स से अपने आप को बचा लेती हैं उन्हें 18% टैक्स देना ही पड़े। अब इक्वलाइजेशन लेवी नाम से जो टैक्सेशन सिस्टम था वो हमने अप्रैल 2020 में ऐड ऑन किया, जिससे 2% टैक्स लोगों में सारी कंट्रीज़ पे ऐड हो जाए, ठीक है, सारी कंपनीज़ पे। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएसटीआर को इसमें प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ऐसी है कि अब वो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को रिकमेंड कर रहे हैं कि वो इंडिया के अगेंस्ट रिटेलिएट करें, ठीक है। तो इस पूरे इशू में हम देखेंगे आज कि आज ये पूरे का पूरा इशू क्या है, रिटेलिएशन क्यों बात हो रही है, क्या इशू है, कैसे रिजॉल्व हो सकता है और कौन सी कंट्रीज इन पर रिटेलिएशन की बात हो रही है, ठीक है। और ये इक्वलाइजेशन लेवी है क्या चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज क्लास में समझेंगे, तो मेक श्योर करें कि आज क्लास के लास्ट तक बने रहें। चलो, अब न्यूज़ क्या आई? न्यूज़ ये आई कि यूनाइटेड स्टेट्स में प्रपोज किया गया है अ रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट इंडियाज इक्वलाइजेशन लेवी। नाउ जो चीज़ें इमीडिएटली क्वेश्चन में आ जाती हैं वो क्या है जी, कि इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है। अच्छा, सो रिटेलिएशन करने में क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे रिटेलिएशन हो सकता है और क्यों रिटेलिएशन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि अगर आप सीरियसली अपने सिविल सर्विस प्रिपरेशन की ओर ध्यान दे रहे हैं, अगर आप सीरियस हैं अपने एस्पिरेशंस को लेके, सो मेक श्योर यू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन थ्रू अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म, ठीक है। नाउ ये करना कैसे है? अगर अभी तक आप YouTube पे वीडियोस देख रहे हैं, सीजन्स देख रहे हैं, तो मतलब एक स्टेप आगे बढ़िए और ऐप डाउनलोड करिए अनअकैडमी का। अनअकैडमी के ऐप पे जाके फ्री लेक्चर्स को अटेंड करिए। अगर उनसे बेनिफिट होता है आपको तो उसके बाद एक स्टेप फर्दर आगे जाइए और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्लस और आइकॉनिक जो भी सब्सक्रिप्शन आपको ज़्यादा ठीक लगता है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और कोड यूज़ कर लीजिएगा, बिना कोड यूज़ किए मत लीजिएगा सब्सक्रिप्शन, अदरवाइज आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, 10% के साथ अपना सब्सक्रिप्शन जल्दी से लें और प्रिपरेशन को सीरियसली शुरू करें। जो स्टूडेंट्स आइकॉनिक और प्लस में कन्फ्यूज हैं उन्हें मैं फिर से बता दूँ, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप इज समथिंग जहाँ पे आपको एक मेंटोर सेपरेटली दिए जाते हैं जो 1-to-1 आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे आपकी पूरी सिविल सर्विस प्रिपरेशन में, ठीक है। चलो, और फ्री टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट होना शुरू हो गए हैं, तो ऑल दो स्टूडेंट जो परेशान है कि सर स्क्रीनिंग मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पहले जो हमें टेस्ट देना है वो हम प्रैक्टिस टेस्ट में डिफिकल्टी हो रही हो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते रहें। इस पर कोई कॉस्ट नहीं पे करना है आपको, ये फ्रीली अवेलेबल है, आप ऐप डाउनलोड करिए और टेस्ट देते रहिए, ठीक है। चलिए, अब जहां पे हम बात कर रहे थे वहां जाते हैं। यूएस प्रपोजेस रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट इंडियाज इक्वलाइजेशन लेवी। अब क्या हुआ, क्या मतलब है? तो अब देखिए, ये नीचे जो लिखा हुआ है ना, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स में, एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और नीचे लिखा है द यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1974 में, पहले समझ लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई? यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड नहीं है। उनके यहाँ क्या होता है, उनके यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं उनके प्रेसिडेंट, ठीक है, और ये रिप्रेजेंटेटिव को उनकी एक पूरी ऑफिस दे दी जाती है साथ में काम करने के लिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड के इक्विवेलेंट हैं, पहले इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये फेमस है, एक यूएसटीआर की एनुअल रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट 301, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेमस है। ये हमेशा इंडिया को क्रिटिसाइज कर रही होती है कि इंडिया कहीं ना कहीं अपने टैक्स बचा रहा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है। ये हर साल आती है रिपोर्ट और इसमें इंडिया को हमेशा ऐसा कहा जाता है। बट इस बार देखिए, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने अलग से 5-6 कंट्रीज की लिस्ट बताई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये एक तरीके का इक्वलाइजेशन लेवी लगा रहे हैं, एक डिजिटल सर्विस टैक्स लगा रहे हैं, जिससे अमेरिकन कंपनीज डायरेक्टली इंपैक्ट हो रही हैं और लॉन्ग टर्म में वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। सो अब ये क्या बात है, इक्वलाइजेशन लेवी और ये बाकी चीज़ें। अब ये समझने से पहले एक चीज़ पहले आप समझ लीजिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की, एंड दैट इज
अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखेगा वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप पे सारे छोटे छोटे लोकेशंस दिखेंगे। अगर आप लोकेशंस को ध्यान से देखेंगे तो जी राइट टू लेफ्ट देखिए अगर आप स्क्रीन पे, तो आप देखेंगे जी हांगकांग, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्सी, आइलैंड ऑफ मेन, ठीक है, बर्म्यूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमन आइलैंड, पनामा, बहामास, ये सारी वो जगह हैं जिन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है। सो अब टैक्स हेवन की बात हो रही है तो लेट मी रिमाइंड यू प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल आईटी कंपनीज हैं, इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं, ठीक है, जो इंटरनेट, जिनको टेक्नोलॉजी जायंट्स कहते हैं, वो अपने खुद की कंट्री में रजिस्टर नहीं होती हैं, वो किसी थर्ड पार्टी कंट्री में रजिस्टर हो जाती हैं जहां टैक्सेशन की लाइबिलिटीज बहुत कम हो, ठीक है, और वो वहां से बिजनेस करती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मॉरिशस में, सिंगापुर में अगर आप रजिस्टर हो गए और आप वहां से फिर इंडिया में काम कर रहे हैं, ना आप इंडिया में लाइबल हैं ना आप यूनाइटेड स्टेट्स में लाइबल हैं, आप बस बीच में बैठे हुए हैं और दोनों से फायदा ले रहे हैं। भाई कस्टमर आप दोनों तरफ से ले रहे हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे गूगल हो, ठीक है, और आप लाइबल कहीं भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले जैसे अमेजॉन ने फेडरल टैक्स यूनाइटेड स्टेट्स में कितना दिया था, 0, तो 2019-20 में अमेजॉन ने 0 फेडरल टैक्स देके अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स में बचा लिया। सो इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो रहा है? ये गलत है। बट इस पूरे के पूरे सिस्टम को रोकने के लिए यू हैव टू टेक अ स्टेप, और वो स्टेप्स क्या होंगे? आप इन कंपनी से एक स्टेप आगे चलिए, ठीक है। ये कंपनीज अपने लिए लूप होल ढूंढती रहेंगी और आप उन लूप होल्स को बंद करते रहेंगे। तो इसी लूप होल को बंद करने का एक स्टेप था इंडिया का डिजिटाइजेशन टैक्सेशन रिजीम। अब ये क्या है, क्या हुआ, देखें यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको पहले बता रहा था वो लिखी हुई है कि भाई स्क्रीन पे पहले आप देख लें कि सेक्शन 301 ऑफ यूनाइटेड स्टेट ट्रेड एक्ट 1974 गिव्स परमिशन to United States trade representative to look into these issues. Using this particular power, they came up with this list जिसमें उन्होंने इंडिया, इटली, टर्की, यूके, स्पेन और ऑस्ट्रिया को लिस्ट किया कि वो कंपनियां हैं, ये वो कंट्रीज हैं जो अमेरिकन कंपनीज को अपने देश में काम करने पे एक्स्ट्रा टैक्स लाइबल बना रही हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, हम कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं कर रहे हैं यूएस की डिजिटल कंपनीज के साथ। आगे समझिए कि क्या हुई प्रॉब्लम। डिजिटल सर्विस टैक्सेस होते क्या है पहले ये तो समझ लीजिए, ठीक है। सो अब जैसे मैंने आपको बताया था, गूगल हो, अमेजॉन हो, एप्पल हो, ये सारी कंट्रीज जो हैं, ये कंट्रीज थर्ड कंट्री में बैठ जाएंगी, ना यूएस में रजिस्टर होंगी ना इंडिया में रजिस्टर होंगी। फॉर एग्जांपल अभी फ्लिपकार्ट कहाँ रजिस्टर थी? सिंगापुर में। फ्लिपकार्ट तो जी बंसल जी ने खोली थी, ठीक है, वॉलमार्ट ने खरीद ली, लेकिन खोली तो बंसल ब्रदर्स ने थी, वो सिंगापुर में क्यों रजिस्टर्ड है? तो ऑल दीज कंपनी गेट रजिस्टर्ड आउटसाइड एंड देन दे गेट द बेनिफिट ऑफ कि भाई हम आपके यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है तो आप हमारे ऊपर टैक्सेशन का रिजीम वो नहीं लगा सकते जो आप लगाते हैं अदरवाइज। सो अब ये कंपनीज इतनी बड़ी हैं क्योंकि अब कहा जाता है ना कि ट्रांसनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो ट्रांसनेशनल एक्टर्स की तरह बिहेव करती हैं, वो इतनी बड़ी होती हैं कि वो कंपनीज कंट्रीज के साथ नेगोशिएशन करने लगती हैं, ठीक है। सो वो स्टार्ट हो गया। एक पूरा पीरियड आया कोविड के पहले से, जनवरी 2020 से ही OECD, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो था, ठीक है, जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है 35 कंट्रीज का, उन्होंने एक नेगोशिएशन प्रोसेस शुरू कराया जिसमें 130 से ज़्यादा कंट्रियां इन बड़ी टेक जायंट्स के साथ नेगोशिएट कर रही थी कि ये टैक्सेशन रिजीम कैसा होना चाहिए। खैर वो जो पूरे का पूरा प्लान है वो धरा का धरा रख गया क्योंकि पेंडेमिक आ गया, तो पेंडेमिक के कारण वो बात आगे नहीं पहुंची और बहुत सारी कंट्रियों ने कहा कि टैक्सेशन तो लगाना है। देखिए अब चाहे मीडिया सेक्टर में हो जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है वो टैक्सेशन रिजीम डेवलप कर रही है, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री है जो अब कह रही है कि भाई हम तो टैक्स लगाएंगे, और हमने टैक्स लगा भी दिया अप्रैल 2020 में ही बजट के थ्रू, ठीक है। इसके अगेंस्ट कई सारे स्कॉलर्स भी हैं जो ये कह रहे हैं कि टैक्स पॉलिसी जो नहीं बनाई जा रही है इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप टेक्निकल कंपनीज पे, आप जो इंटरनेट की डिजिटल इकॉनमी है उस पर टैक्सेशन लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में डिजिटल इकॉनमी और ग्लोबल इकॉनमी आपस में इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है कि कौन सी कंपनी पर टैक्स लगेगा और कौन सी कंपनी पर टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर वाली कंपनी को, इंटरनेट कंपनी पर टैक्सेशन में की बात कर रहे हैं तो क्या आप मैन्युफैक्चरिंग वाले पे भी टैक्स लगाएंगे? क्योंकि कोई कंपनी अगर आपको खाली एक सर्विस प्रोवाइड करा रही है, जैसे यूट्यूब आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज अ सर्विस, बट कोई अगर आपको एक डिब्बे में भर के आम का डिब्बा दे दे तो वो क्या वो सर्विस है? वो मैन्युफैक्चरिंग से होगा, एग्रीकल्चर इन्वॉल्व होगा। तो हर एक इकोनॉमी के सेक्टर में कई सारी चीज़ें मर्ज्ड हैं। स्कॉलर्स यही कह रहे हैं कि डिजिटल सेक्टर पे जब आप लगाते हैं टैक्स तो आप बाकी सेक्टर्स को साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, और सबको मिला के टैक्सेशन डेवलप करना बहुत मुश्किल है। और जब वो आप नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ डिजिटल जो सेक्टर है उस पर भी टैक्स ना लगाइए क्योंकि अदरवाइज दैट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे देखिए,
इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा अच्छा ये सब बात अच्छी है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ टैक्स तो लेना पड़ेगा क्योंकि ये लोग तो कोई पैसे नहीं दे रहे। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 2% की दर से, 2% की रेट से डिजिटल सर्विस टैक्स DST इम्पोज कर दिया 2020-2021 का जो टैक्स आया, जो बजट आया अप्रैल में, उसमें। और उसमें ये लिख दिया कि ऑल द ई-कॉमर्स नॉन रेसिडेंट ऑपरेटर्स, वो सारे ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स जो इंडिया में बेस्ड नहीं है और जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो ऑब्वियसली जो बड़ी कंपनियां हैं वो आ जाएंगी, ठीक है, वो इसके लिए लायबल होंगे, वो इसके अंदर आएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो गलत है, आप कैसे लगा रहे हैं ये। इंडिया ने रियलाइज कराया लोगों को, देखिए ये एक इक्वलाइजेशन लेवी है, इसको इक्वलाइजेशन इसलिए कहा जा रहा है ताकि आप सेम प्लेइंग ग्राउंड, ठीक है, आप इक्वल प्लेइंग ग्राउंड सबको प्रोवाइड करें, उसमें दिक्कत ना हो। अर्लियर इक्वलाइजेशन लेवी वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑल्सो लेवीड ऑन इंडियन कंपनीज, और 6% की रेट से इंप्लीमेंट की गई थी 2016 में ही, लेकिन दैट वाज ऑन बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड नॉट ऑन बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब अगर जैसे कंज्यूमर्स का पूरा डेटा इकट्ठा करके अगर फेसबुक किसी और कंपनी को बेच रही है तो उस पर 6% टैक्स लग रहा था, लेकिन अगर फेसबुक इंडिया सारे कस्टमर से इंडिविजुअली डेटा ले रही है उस पर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। सो ये अब चीज आपको समझनी पड़ेगी। द न्यू लेवी केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1 इटसेल्फ, और ई कॉमर्स जो ऑपरेटर्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनको ये कहा गया कि हर क्वार्टरली टर्म पे उन्हें ये टैक्स पे करना है, ठीक है। चलिए अब इक्वलाइजेशन टैक्स के पे कैसे लगेगा, क्या लगेगा वो समझ लीजिए, क्योंकि यहां बात हो ही रही है तो ये लगना शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं, अब तो इसको 1 साल होने जा रहा है लगते। सिस्टम ये था कि भाई देखो 3 तरह के लोग होते हैं, अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, सिटीजन की बात नहीं हो रही है, पर्सन से मतलब ये है कि यहाँ पे कंपनी को भी एज अ पर्सन ही काउंट किया जाएगा। तो कंपनी विच इज रेसिडेंट इन इंडिया, जो इंडिया में चल रही है, एक कंपनी जो इंडिया से रिलेटेड काम कर रही है लेकिन इंडिया में रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, ओके, और एक कंपनी वो विच बाय सच गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इंडिया के IP एड्रेस से इंक्लूडेड है। इन तीनों में से अगर कुछ भी होगा तो ये दोनों चीजें अप्लाई होंगी, ठीक है। क्या क्या, सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच टेक्स टारगेट्स अ कस्टमर हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया और ही और शी इज यूजिंग अ IP एड्रेस विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। मतलब अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप दिखा रहे हैं जिससे आप किसी को ऐसे इंसान को टारगेट कर रहे हैं जो कि इंडिया में बैठा है और या फिर वो IP एड्रेस इंडिया का यूज कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप किसी का डेटा खरीदने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया में बैठा हुआ है या फिर IP एड्रेस इंडिया का यूज कर रहा है, तब भी आप इस टैक्स को देने के लिए लायबल होंगे, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो, ये सारे इसके घेरे में आ जाएंगे, जैसा कि नीचे पॉइंट में लिखा है, ठीक है। मतलब अगर आप कोई भी गुड्स एंड आप Amazon खोल रहे हैं, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, चीजें ऊपर नीचे देख रहे हैं, आइटम्स बस देख रहे हैं, तब भी एक डेटा कलेक्ट हो रहा है कि आपको किस तरह की चीजें पसंद हैं। वो डेटा सेट भी Amazon कंपनीज को भेज सकती है या फिर खुद ही यूज कर सकती है उसके अकॉर्डिंगली आपको नया सेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए, ठीक है। सो वो जो डेटा है अगर वो Amazon किसी और को सेल करेगी तो दे हैव टू पे अ टैक्स, ठीक है, और इक्वलाइजेशन टैक्स अलग से 2% देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी पूरी चीज को कहा जा रहा है कि दिस इज रॉन्ग। नाउ USTR क्या कह रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका ऑपोजिशन में क्या कह रही है। नाउ जब ये जनवरी 2021 में USTR ने ये कहा कि भाई क्या कहा कि इंडिया की जो पॉलिसी है ये नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड कंपनीज के लिए वो डिस्क्रिमिनेटरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिप्लाई क्या दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जी 2016 में हमने इसी तरह का एक टैक्स, इसी तरह का एक पूरे का पूरा अमाउंट जो था वो अपनी इंडियन कंपनीज पे भी लेवी कर दिया है, लगा दिया है। सो यू कांट ब्लेम अस कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि सिर्फ बाहर की कंपनियों पे हो रहा है, ठीक है। सो हम डुअल नेचर बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, हम पार्टीजन बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो USTR यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की बॉडी ने कहा, वो कहा कि ये जो DST है डिजिटल टैक्स, ठीक है, फर्म रेवेन्यूज रेदर देन इनकम, सो इट्स इनकंसिस्टेंट विद ग्लोबल टैक्स प्रिंसिपल। मतलब पूरी दुनिया का रूल क्या है भाई, आपके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो आपकी इनकम पे लगाया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के प्रॉफिट पर टैक्स लगता है, कंपनी के टर्नओवर पर टैक्स नहीं लगता है। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इसमें टैक्स की बात कर रही है 2%, तो ये क्या कर रही है, ये इनकम पे टैक्स लगाने की जगह रेवेन्यू पे टैक्स लगा रही है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका रिप्लाई क्या दिया कि भाई बहुत सारे ग्लोबल टैक्स मेजर्स हैं जहां पे रॉयल्टी पे, टेक्निकल फीस, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की जाती हैं, तो उस वहां पे हम वो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली 1-2% का टैक्स लगा दे रहे हैं विच कैलकुलेट्स ऑलमोस्ट टू इक्वली, तो उतना उसमें इशू नहीं है। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्म शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू अ कंट्रीज कॉर्पोरेट टैक्स एब्सेंट अ टेरिटोरियल कनेक्शन टू इट। मतलब अगर कोई कंपनी किसी के टेरिटरी में कनेक्टेड नहीं है तो उसके ऊपर किसी कंट्री का कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम नहीं लगना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिप्लाई क्या किया कि देखिए, एक बात तो वो हमारी टेरिटरी में नहीं है, लेकिन हमारी टेरिटरी से कनेक्शन बिल्कुल है उनका, क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं जो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। प्लस सेकेंडली द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऑल स्टेट्स हैव लॉज ऑन रिमोट सेलर्स यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स के जो अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, 50 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, 50 के 50 स्टेट्स जो हैं उनके यहाँ इसी तरह के लॉ ऑलरेडी बने हुए हैं। तो यूएसटीआर इज इन नो सिचुएशन टू ब्लेम इंडिया और क्रिटिसाइज इंडिया फॉर डूइंग सो। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा सिस्टम हो गया। आपको इक्वलाइजेशन लेवी क्या होती है वो समझा दिया गया, आपको ये बता दिया गया यूएसटीआर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और वो किस तरीके से इंडिया पे प्रेशर डालने की कोशिश करेगी। लास्ट खत्म करने से क्लास पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। वेरी सुन यू विल गेट टू नो दैट ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो बाइडेन को दी गई, जो बाइडेन ने इसे पढ़ा, देखा, एक नई कमिटी फ्रेम कर दी और उस कमिटी से कहा कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड से टॉक्स कर लो एंड कम आउट विद द सॉल्यूशन। वो कमिटी अपनी बात करती रहेगी एंड नथिंग विल कम आउट ऑफ इट, डिपेंडिंग अपॉन कि इंडिया और चाइना के और यूएस और चाइना के रिलेशन कैसे हैं, ये पूरे का पूरा इशू आगे जाता रहेगा। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट ये जरूरी था इसलिए आपको ये जानना चाहिए। ओके, दैट विल बी ऑल फॉर टूडेज क्लास। मेक श्योर कि आप 4 अप्रैल की मॉर्निंग 11 AM वाले कॉम्बैट के लिए खुद को रजिस्टर कर लेंगे। जरूरत पड़े तो SPYT कोड यूज करके कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते रहें। ठीक है, 60 मिनट का ये टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, ये आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा प्रिपरेशन में। तो मेक श्योर यू डू दैट। Another thing, that will be all for now. आप unacademy_shwetang टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF निकाल सकते हैं, वहाँ पे आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। रिवाइज करना हो, टॉपिक समझना हो और कोई क्वेरी हो तो you can feel free to contact me. Okay, that will be all for now. Thanks a lot for attending the session. Let's catch up at 11:30 for modern history session. Thank you.